हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सभी बहुत बढ़िया होगे। ये जितनी भी क्लासेस मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, ये सारी क्लासेस आप ले रहे होगे। साथियों, जो ये एनसीईआरटी की क्लासेस हैं और जो इनको हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, ये क्लासेस आप बिल्कुल अच्छे से लीजिए, इनको पढ़िए और इनको बिल्कुल भी हल्के में लेने की, ये आप समझना भी नहीं, सोचना भी नहीं कि आप इनको हल्के में लोगे। क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप टेट की, पेट की, नेट की, रेलवे, एसएससी, बैंक या इवन पीसीएस तक की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये समझना कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अगर आप मेरी बात नहीं मानना चाहते, कोई बात नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए और एनसीईआरटी में उसके आंसर खोजिए, देखना कि डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकल के आए हैं। इसीलिए मैं बराबर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ और अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ, उसको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझाता हूँ। आप जाकर के वो एनसीईआरटी की पूरी क्लासेस लीजिए। क्लास 7th की भी एनसीईआरटी चल रही है और वो भी अब खत्म होने वाली है 1-2 दिन में। ठीक है, 9 चैप्टर हमने क्लास 7th के पढ़ा दिए, क्लास 6th के हमने पूरे चैप्टर पढ़ा दिए हैं। ये कारवां हमारा शुरू है, जारी है। और साथ साथ हम उसके लेके आते हैं एमसीक्यूज ऐसे बनाते हैं जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप इनमें से कई एमसीक्यूज को डायरेक्ट देखने को पाओगे। इसलिए इन एमसीक्यूज को भी बिल्कुल सीरियस लिया करिए और कोशिश किया करिए कि 90% प्लस स्कोर करके इसमें दिखाएं, क्योंकि ये एमसीक्यूज मैं बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से बनाता हूं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अपने 50 एमसीक्यूज मैं लेके आता हूँ, 50, और ये आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। आप चाहे किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, चैनल पर नए हो तो मेरे भाई मेरी बहनों, मेरे साथियों, दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और कोई बात हो तो कमेंट कर लेना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में भी हमारा चैनल समयपत पीसीएस एकेडमी के नाम से मौजूद है, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, मलयालम भाषा के प्रारंभिक सरकारी अभिलेख किस राज्य से संबंधित है। मलयालम भाषा के प्रारंभिक सरकारी अभिलेख किस राज्य से संबंधित हैं। द अर्लीस्ट ऑफिशियल इंक्रिप्शंस इन मलयालम लैंग्वेज आर एसोसिएटेड विद विच किंगडम, किससे संबंधित है। चेर राज्य से, चोल राज्य से, पांड राज्य से या सातवाहन राज्य से। सोचिए, अगर आपकी यही एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, आप यहाँ पर नहीं है, आप अभी एग्जाम हॉल में बैठे हैं और पूछ लिया गया मलयालम जो भाषा थी उसके शुरुआती सरकारी अभिलेख कौन से राज्य से संबंधित है। चेर, चोल, पांड, सातवाहन। अब आप इसका आंसर कीजिए। हमने आपको बताया था कि जो आज का केरल राज्य है ना, यानी कि अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो इधर है, यानी कि ये साउथ वेस्ट में जो पड़ता है नीचे की तरफ, इधर आज का जो केरल है, वहाँ पर कभी चेर राज्य हुआ करता था और यही चेर राज्य में मलयालम भाषा का धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ और इसी मलयालम भाषा ने कई चीज़ें संस्कृत से भी अपने आप में ग्रहण करी है। ठीक है, तो मलयालम भाषा का विकास कहाँ पर हुआ था, चेर राज्य में हुआ था, यानी कि आज के केरल में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है कि अगर इसकी व्याख्या देखें तो कह रहा है कि महोदयपुरम के चेर शासकों ने मलयालम भाषा का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मणिप्रवालम जो मणिप्रवालम शैली है किसका मिश्रण थी। पहली बात यह कि आपको क्या पता है, अगर ये पूछ लिया कि मणिप्रवालम क्या है, शैली है या खाद्य पदार्थ है या जगह का नाम है, क्या है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दें, तो अगर आपको ये नहीं पता कि मणिप्रवालम क्या है तो आपका यही एक क्वेश्चन आपसे स्लिप हो जाएगा। इसलिए पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि मणिप्रवालम एक शैली है, इसको हमने बहुत अच्छे से चैप्टर में पढ़ाया भी है। और ये कह रहा है जो ये मणिप्रवालम शैली है, मिश्रण किसका है। दी मणिप्रवालम स्टाइल वॉज ए मिक्सचर ऑफ विच 2 लैंग्वेजेस, कौन सी 2 भाषाओं का मिश्रण है। हमने आपको बताया था कि जो मणिप्रवालम है इसमें 2 भाषाएं हैं, यानी कि 2 भाषाओं के से मिलकर के बनी है, संस्कृत और मलयालम। ठीक है, संस्कृत और मलयालम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मणिप्रवालम का अर्थ होता है मणि और मूंगा, तथा इसमें संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा का मिश्रण मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 यानी 3, जगन्नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ विकसित हुआ। वेयर डिड द जगन्नाथ कल्ट मेनली डेवलप। पुरी में, उज्जैन में, कांचीपुरम में, द्वारका में। ये इसका तो आंसर आप कर ही दोगे कि भाई जगन्नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है जगन्नाथ मंदिर, ये तो आपको पता ही होगा, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि
1230 में किस शासक ने अपना राज्य भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिया था? विच रूलर डेडिकेटेड हिज किंगडम टू लॉर्ड जगन्नाथ हिज इन 1230? एक ऐसे शासक थे पूर्वी गंग वंश के। कहाँ के थे? पूर्वी गंग वंश के थे, यानी कि आज का उड़ीसा। उसके एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपना पूरा राज्य कह दिया था कि ये जगन्नाथ जी का है, जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया था और कहा था, खुद को कहा था कि मैं इनका प्रतिनिधि हूँ और प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पर केवल शासन कर रहा हूँ, बाकी ये इसके मालिक कौन है? भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं। तो इनका नाम क्या था? मैंने इनके बारे में शॉर्ट वीडियो भी डाला था, यूट्यूब पे ही डाला था। ऑप्शन है अनंत भीम तृतीय, नरसिंह देव प्रथम, पृथ्वीराज चौहान या भोज। बताइए इसमें से क्या ऑप्शन सही है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। चलिए, ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है अनंत भीम तृतीय, यही वो शासक थे जिन्होंने अपना पूरा राज्य भगवान श्री जगन्नाथ जी के नाम पर समर्पित कर दिया था और खुद को उनका प्रतिनिधि घोषित किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराने का श्रेय किसको जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद इनिशिएटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ जगन्नाथ टेम्पल? अनंतवर्मन, अशोक, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? किसने जगन्नाथ मंदिर बनवाना शुरू करवाया था? तो ये अनंतवर्मन जो थे, इनको ही मंदिर बनवाने का श्रेय दिया जाता है और ये बड़े ही अच्छे बड़े प्रतापी राजा थे उस समय, ठीक है, और इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, राजपुताना शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी में किसने लोकप्रिय बनाया? हु पॉपुलराइज्ड द टर्म राजपुताना इन द 19th सेंचुरी? ब्रिटिश, मुगल, मराठा या तुर्क? इनमें से किसने राजपुताना शब्द को 19th सेंचुरी में लोकप्रिय किया, पॉपुलराइज्ड किया? ब्रिटिश ने, मुगल ने, मराठा ने या तुर्क ने? जल्दी बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे? हम सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाते हैं। जल्दी बताइए इसका आंसर सही क्या है। तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश। ब्रिटिशों ने जो राजस्थान का क्षेत्र था उसको राजपुताना कहा था। उन्होंने कहा था कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर राजपूत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को राजपुताना कहा। हालांकि ऐसा नहीं था कि वहाँ सारे लोग केवल राजपूत ही रहते थे, कई अन्य लोग भी रहते थे, तो लेकिन इसका नाम रख दिया गया राजपुताना क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, राजपूत वीर गाथाओं का संरक्षण मुख्यतः किसने किया था? हु मेनली प्रिजर्व्ड राजपूत हीरोइक ट्रेडिशंस? कह रहा है कि राजपूत जो वीर गाथाएं थी उसका संरक्षण किसने किया था? चारण एवं भाट, सूफी संत, जैन मुनि, बौद्ध भिक्षु? हालांकि इसका आंसर आपने देख लिया और हमने बहुत अच्छे से बताया था कि जो चारण एवं भाट हुआ करते थे वो राजपूत वीर गाथाओं को अपने कथा के द्वारा, कहानियों के द्वारा या गाने के द्वारा, रचनाओं के द्वारा, कविताओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान गाते थे, लोगों को सुनाते थे और लोगों को मोटिवेट किया करते थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, कथक जो कथक शब्द है वो किस शब्द से निकला है? हम सुनते हैं ना कथक डांस, कथक डांस के बारे में। अच्छा, आपके लिए ये क्वेश्चन है कि क्या कथक जो है वो शास्त्रीय नृत्य है या नहीं? यस और नो, आपको यह बताना है केवल। बस आप कमेंट में क्वेश्चन का नंबर डालना और उसको यस और नो डालना, ठीक है। बताइए जो कथक शब्द है किस शब्द से निकला है? द वर्ड कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? जल्दी बताइए। कथा से, काव्य से, कीर्तन से या कला से? हमने बताया कि जो कथक शब्द है वो कथा शब्द से निकला है, ठीक है। जो कथा बताने का तरीका होता था, तो जो लोग कथा बताते थे उनकी जो भाव भंगिमा होती थी, उनके जो एक्सप्रेशंस होते थे वो इस तरह से बताते थे कि जो भी कथा में जो जैसे जैसे भाव आता शुरू हो जाता था, युद्ध का भाव, रोने का भाव, हंसने का भाव, उसी हिसाब से वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन और अपने बॉडी के हाव भाव बनाते थे। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे ये डांस ही विकसित हो गया, ये नृत्य विकसित हो गया, तो ये बन गया कथक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कथक ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्टोरी टेलर्स, कथाकार्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9, कथक का प्रारंभिक संबंध किससे था? कथक वाज ओरिजिनली एसोसिएटेड विद, कथक का प्रारंभिक संबंध किससे था? मंदिर के कथावाचकों से, टेम्पल स्टोरी टेलर्स, युद्ध कला से, मार्शल आर्ट
या कृषि उत्सवों से, या एग्रीकल्चरल जो फेस्टिवल्स थे उनसे, या नौसैनिक परंपरा से? किससे संबंधित था जो कथक का प्रारंभिक संबंध, यानी कथक किससे संबंधित था? हमने आपको बताया था कि जब कथक था वो जो मंदिर के कथावाचक हुआ करते थे, वो जो कथा के माध्यम से ऐसे स्टोरी टेलिंग करते थे कि अपने भाव भंगिमा चेंज करते थे, एक्सप्रेशंस बनाते थे। उस तरह से धीरे धीरे करके वो नृत्य विकसित हो गया और ये मंदिर के कथावाचक ही इसके एक तरीके से इन्होंने इसको बनाया, इन्होंने इसका विकास किया। ठीक है, तो सारा श्रेय मंदिर के कथावाचकों को जाता है। तो कथक का ओरिजिनली एसोसिएटेड कहाँ से है? मंदिर के कथावाचकों से, यानी टेम्पल स्टोरी टेलर से। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10, कथक के विकास में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा? विच मूवमेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ कथक? कथक के विकास में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा? जल्दी बताइए। ऑप्शन है भक्ति आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, चिपको आंदोलन या आर्य समाज। किसका महत्वपूर्ण योगदान है कथक के विकास में? तो भाई हमने आपको बताया, देखो स्वदेशी आंदोलन तब तो ऐसा कुछ था ही नहीं, चिपको आंदोलन नहीं जी, आर्य समाज नहीं, ये बिल्कुल नहीं। तो हमने बताया था कि कथक के जब कथक का विकास हुआ था तो उसमें भक्ति आंदोलन का अच्छा खासा रोल था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 प्रश्न है आपका, राज दरबार में जो कथक नृत्य था उसको विशेष संरक्षण किस काल में प्राप्त हुआ था? कथक रिसीव्ड मेजर पैट्रोनेज इन रॉयल कोर्ट ड्यूरिंग विच पीरियड? किसके राजकाल में, किसके काल में कथक को राज दरबार में विशेष संरक्षण प्राप्त होना शुरू हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में या पाल काल में? यानी कि मौर्यन पीरियड, गुप्त पीरियड, मुगल पीरियड या पाला पीरियड? किसके शासन काल में कथक नृत्य को विशेष संरक्षण मिलना शुरू हुआ था? जल्दी बताइए, आपके ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमने आपको इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब हम इसको पढ़ा रहे थे। ठीक है, हमने बताया था कि मुगल दरबार में कथक ने मंदिर परंपरा से आगे बढ़कर दरबारी नृत्य का रूप धारण कर लिया था। यानी कि अब पहले ये मंदिर में होता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे ये करके ये दरबार में, राजा के दरबार में प्रस्तुत होना शुरू हो गया था। अंडर द मुगल्स कथक इवॉल्व्ड फ्रॉम ए टेम्पल ट्रेडिशन इनटू ए रिफाइंड कोर्ट डांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जल्दी देखिए। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद कथक को किस रूप में मान्यता मिली? आफ्टर इंडिपेंडेंस कथक वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य या धार्मिक नृत्य? जल्दी बताइए, इसमें से कौन सा सही है? आज़ादी के बाद कथक को किस रूप में हमने मान्यता दी? तो हमने बताया था कि कथक जो है इसको शास्त्रीय नृत्य बना दिया गया। ठीक है, अब कथक शास्त्रीय नृत्य में शामिल हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप ये मत समझना कि कथक के बारे में बता रहे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं आता। ये अगर जिस दिन आता भी है और आप जिन क्वेश्चंस को सरल समझ रहे हो ना, इजी समझ रहे हो ना, अगर यही क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में तो आपकी बुद्धि फिर जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने इन सरल क्वेश्चंस में, या जो आप सरल सोच रहे हो जिन क्वेश्चंस को, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। इसलिए सरल हो या कठिन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, शत्रु को कभी भी कमज़ोर मत समझो। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अच्छे से देखो। अगर स्पीड धीमी लग रही तो मेरे भाई मेरी बहनों स्पीड तेज़ कर लो, आप अपना काम चला लो। हमें कुल मिला के पढ़ना है, ठीक है, हमें चीज़ों को जानना है। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथक का प्रमुख घराना नहीं है? घराना के बारे में हमने बताया था ना कि घराना जो था, दो घराने उस समय बने थे, जयपुर और लखनऊ, है ना? बताया था कि नहीं बताया था? हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर घराना ऑफ कथक? जयपुर, लखनऊ, बनारस, तंजावुर। ठीक, जल्दी बताइए, इसमें से कौन सा ऐसा है जो घराना नहीं है? तो भाई अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा चैप्टर में, तो हमने आपको बताया था कि जयपुर, लखनऊ, बनारस ये तो हैं, लेकिन जो तंजावुर है भाई ये नहीं था। ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक, तो तंजावुर क्या है? तंजावुर भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम क्या है? जो नाट्यम है ये भी शास्त्रीय नृत्य है, भरत मुनि का। भरतनाट्यम क्या है? भरत मुनि द्वारा लिखा गया था, भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित है। ठीक है, तो भरत मुनि का भरतनाट्यम
और ये बड़ा ही प्राचीन नृत्य है, आज का नहीं है। तंजावुर इज एसोसिएटेड विद भरतनाट्यम, नॉट कथक। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है? विच क्लासिकल डांस बिलोंग्स टू केरला? जल्दी बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा भाई। अब ये भाई क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि विच क्लासिकल डांस बिलोंग्स टू केरल, कौन सा जो डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, केरल से संबंधित है। और ये केवल केरल का ही नहीं, बाकी चीज़ों से भी आ जाता है। तमिलनाडु का पूछ लेगा, आंध्र प्रदेश का पूछ लेगा, असम का पूछ लेगा। बताइए, तो केरल का बताना है, बताओ। ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी या मणिपुरी, इसमें से कौन सा करेक्ट है? जल्दी बताइए। तो हमने आपको बताया था कि केरल से कौन है? कथकली कहाँ का है बताओ। अच्छा, ओडिसी, तो ओडिसी कहाँ का है? आप इन चारों के ऑप्शन, आप इन चारों को लिखिए, चारों का बताइए। हालांकि इसमें से दो तो बिल्कुल उनके स्टेट के नाम के ही साथ लिखे हुए हैं। जल्दी बताइए कौन सा है। हमने आपको बताया था भाई केरल से कौन संबंधित है? कथकली संबंधित है, ठीक है, कथकली। मणिपुरी कहाँ से? भाई इसमें नाम में ही आ रहा है। ओडिसी कहाँ से? ओडिसी नाम से ही समझ में आ रहा है कहाँ का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, जो लघु चित्र थे, लघु चित्र, वो सामान्यतः किस माध्यम पर बनाए जाते थे? जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी वर जनरली मेड ऑन, किस पर बनाई जाती थी? अरे आपको आंसर तो दिख ही गया। पत्थर पर, कागज, कपड़ा या कागज पर, यानी क्लॉथ और पेपर पर, या धातु पर, या लकड़ी के खंभे पर। जो लघु चित्र थे वो किस पर बनाए जाते थे? तो भाई हमने बताया था कि लघु चित्र जो है वो पेपर और कागज पर बनाया जाता, कागज और कपड़े पर बनाया जाता था, यानी पेपर और क्लॉथ पर बनाया जाता था। और इस पे जल रंगों का उपयोग किया जाता था, नेचुरल कलर होते थे, ठीक है। लघु चित्र कैसे बनाए जाते थे? नेचुरल कलर लाए जाते थे, ठीक, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं थे। और इसमें से कई बार तो ऐसा हुआ कि जब ये कागज, कपड़ा, इन सब चीज़ें बनाए जाते थे, कभी कभी दीवारों पर बना दिया जाता था। तो ये क्या हुआ, समय के साथ साथ जब दीवारें टूट गई, कागज खराब हो गया, कपड़ा खराब हो गया, तो बहुत से लघु चित्र तो खो चुके हैं, मिले ही नहीं इसीलिए। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, मुगल शासकों में किसने चित्रकला को सबसे अधिक संरक्षण दिया था? विच मुगल रूलर गिव द ग्रेटेस्ट पैट्रोनेज टू पेंटिंग? कौन सा मुगल शासक था? विच मुगल रूलर गिव द ग्रेटेस्ट पैट्रोनेज टू पेंटिंग? जल्दी बताइए कौन सा मुगल शासक था जिसने चित्रकला को सबसे ज्यादा संरक्षण दिया था? बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, या बहादुर शाह द्वितीय ने? जल्दी बताइए इसमें से कौन ऐसा था जिसने चित्रकला को सबसे ज्यादा संरक्षण दिया था? बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, या बहादुर शाह द्वितीय ने? तो अगर आपने चैप्टर पे ध्यान दिया या नहीं भी दिया, मान लीजिए आपने कहीं और से भी पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा, तो आप अब यहाँ जान लीजिए कि जो अकबर थे, अकबर, उन्होंने क्या किया था? ये मुगल चित्रकला का इन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया था, बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। मुगल पेंटिंग फ्लोरिस्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग अकबर्स रेन, ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अनेक चित्रकार कहाँ चले गए? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर मैनी पेंटर्स मूव्ड टू, कहाँ गए? हमने आपको बताया था कि जब देखो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और औरंगजेब ऐसा लास्ट रूलर है, मुगल शासक है, जिसके टाइम पर सब कुछ पीक पर चल रहा था। लेकिन औरंगजेब ने इतना अति ढाली थी कि इनके मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। हालांकि इनके बाद कई शासक आए। 1857 में भी आप देखते हो कि मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, थे कि नहीं थे? बहादुर शाह जफर थे ना, तो थे। लेकिन अब ये सब नाम के हैं, केवल नाम के, इनके पास ना कोई शक्ति है, ये केवल किले भर के राजा हैं पहले। अब इनके पास कोई बड़ा साम्राज्य नहीं, क्यों? अंग्रेज आने लग गए थे, उनकी शक्तियां बढ़ने लग गई थी, बाहरी आक्रमण हो रहे थे। फिर हमने देखा कि 1739 में नादिर शाह आए, है ना, उनका आक्रमण हुआ, और धीरे धीरे करके इनकी शक्तियां बहुत क्षीण हो चुकी थी। तो जब यहाँ के दरबार के चित्रकारों ने देखा कि भैया इनके पास अब शक्ति वक्ति बची नहीं है, संरक्षण हो नहीं पा रहा है, तो अब चलो उठाओ बोरिया बिस्तर और हम चलते हैं कहीं और। जो अलग छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा थे आसपास के, ये लोग उनके दरबार में धीरे धीरे जाना शुरू कर दिए। कोई राजस्थान चला गया, कोई हिमाचल चला गया, कांगड़ा शैली विकसित कर दी, कोई कहीं दूसरे चला गया।
तो ऐसे कर करके जो क्षेत्रीय शैलियाँ थी वो विकसित होना शुरू हो गई। तो उन लोगों ने क्या किया था, क्षेत्रीय राज दरबारों में जाना शुरू कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18, कांगड़ा जो चित्रकला है किस चित्रकला परंपरा का भाग है? कांगड़ा पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्कूल? पहाड़ी शैली का, मुगल शैली का, दक्कनी शैली का या बंगाल शैली का? अब यार इसको तो नाम से भी आप जान, ये वैसे है इंपॉर्टेंट, ठीक है क्वेश्चन, लेकिन कांगड़ा चित्रकला के बारे में अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ऐसे ही आप हल कर लोगे। कांगड़ा यानी कि हमने आपको बताया कि हिमाचल में जब चित्रकार गए थे तो वहाँ कांगड़ा शैली विकसित हुई। और आपको पता होना चाहिए कांगड़ा जो है ये बंगाल संबंधित ही नहीं है, दक्कन से भी संबंधित नहीं है, मुगल शैली से भी संबंधित नहीं है भैया, पहाड़ी शैली है, क्योंकि मुगल दरबार से तो वैसे भी भाग के गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19, बसोहली चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र में विकसित हुई? अब देखो कितना देखने में छोटा लग रहा है ना, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अगर ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में कि बताइए बसोहली चित्रकला क्या है, पहली बात आपको बसोहली सुनते ही आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, बसोहली भाई क्या है ना। बसोहली पेंटिंग मेनली डेवलप्ड इन विच रीजन? बताइए कहाँ विकसित हुई थी बसोहली? राजस्थान में, हिमालय की पहाड़ी रियासतें, बंगाल में या गुजरात में? जल्दी बताइए, बसोहली चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? बसोहली भैया हमने आपको बताया था कि जो हिमालय की पहाड़ी रियासतें हैं, ठीक है, वहाँ पर ये बसोहली विकसित हुई थी। बसोहली शैली हिमालयी पहाड़ी राज्यों का प्रारंभिक चित्रकला शैली थी। बसोहली वाज एन अर्ली स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड इन द हिमालयन हिल किंगडम्स। बात समझ में आई? बसोहली, इसको प्लीज़ याद रखना, ये बहुत ही मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो आप वहीं पर लटक जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। तो बसोहली इसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? बंगाली भाषा के विकास में निम्नलिखित में से किस भाषा का सर्वाधिक प्रभाव माना जाता है? बंगाली भाषा कैसे बनी पूछ रहा है। बताइए, हर भाषा किसी न किसी भाषा से धीरे धीरे डेवलप होती है, तो बंगाली भाषा के विकास में किसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया? विच लैंग्वेज हैड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बंगाली? संस्कृत, अरबी, तुर्की और तमिल, इनमें से कौन सी ऐसी भाषा थी जिसने बंगाली भाषा के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया? हमने आपको बताया था कि ये भारत का मैप, यहाँ पर था मगध साम्राज्य, यहाँ बगल में था बंगाल। तो बंगाल में और यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ मगध साम्राज्य था तो हम गुप्त वंश की बात कर रहे हैं, जब गुप्त काल था, ठीक है। अब मगध साम्राज्य और इधर बगल में धीरे धीरे एक दूसरे के, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, एक दूसरे के रीजन में व्यापारी जाने लग गए। और इधर जो गुप्त काल में संस्कृत ठीक ठाक चल रही थी, फिर धीरे धीरे व्यापारी के आवागमन हुआ, एक दूसरे के विचार साझा हुए, तो यहाँ संस्कृत का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ा बंगाल में। फिर आगे चल कर हम देखते हैं कि उत्तरी बंगाल में धीरे से कब्जा करके यहाँ पर क्या किया गया, ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया गया। और जब यहाँ ब्राह्मण बस गए तो फिर ब्राह्मण तो संस्कृत से चलते हैं भाई, उनका पूरा काम ही, ब्राह्मण यानी पुरोहितों की बात कर रहे हैं हम, आज के ब्राह्मण कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, फिर यहाँ पर संस्कृत भाषा का धीरे धीरे उद्भव होना शुरू हो गया, प्रसार होना शुरू हो गया, और यही संस्कृत भाषा वहाँ की जो लोकल भाषा थी उनसे धीरे धीरे मिक्स होने लग गई। ऐसे मिक्स होते 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 धीरे से बंगाली भाषा का क्या होने लग गया, विकास होने लग गया। तो ऐसे करके बंगाली भाषा बनी। तो संस्कृत भाषा जो थी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और फिर इसमें बाद में फारसी, जनजातीय भाषा, यूरोपीय भाषा, ये भी शब्द सब जुड़ गए, है ना। धीरे धीरे कोई भी भाषा होती है ना, तो उसमें धीरे धीरे करके बाहरी भाषा या दूसरी भाषाओं का समावेश होना ही शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21, चौथी शताब्दी में उत्तर बंगाल पर किस वंश ने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया था? चौथी शताब्दी में कह रहा उत्तर बंगाल पर। अभी हमने बताया ना कि उत्तर बंगाल, मैंने इसीलिए बताया नहीं था कि कौन से शासक ने वहां पर किया, क्योंकि अगला प्रश्न यही था। उत्तरी बंगाल पर जब जिसने ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया था, कौन सा ऐसा वंश था जिसने ये किया था? विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल इन दी 4th century CE? ठीक, जल्दी बताइए। गुप्त वंश ने, पाल वंश ने, सेन वंश ने, राष्ट्रकूट वंश ने? हालांकि मैंने बताया है किसने किया था। अब आप बताइए, आपने अगर ध्यान से सुना है मेरी बात तो आप ज़रूर बता लेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जो गुप्त वंश थे
इन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि इन्होंने क्या किया था, उत्तर बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया और संस्कृत को वहाँ पर ब्राह्मणों को बसाया और संस्कृति को धीरे धीरे प्रसार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22, 8वीं शताब्दी में बंगाल में किस क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ? विच रीजनल किंगडम इमर्ज्ड इन बंगाल ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी? जल्दी बताइए, पाल वंश, चोल वंश, चेर वंश या चालुक्य वंश, इनमें से कौन से ऐसे किंगडम था जो 8वीं शताब्दी में एक क्षेत्रीय राज्य के रूप में उदय हुआ था बंगाल में? पाल वंश, चोल वंश, चेर वंश, चालुक्य वंश। तो भैया अगर आप ध्यान देंगे तो क्या हमने चोल उत्तर के बताए थे? चोल नॉर्थ में थे ही नहीं, चोल कहाँ थे? वो तो साउथ में थे, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। चेरों के अभी हमने ऊपर बताया, चेर कहाँ थे? आज के केरला में, है ना, आज के केरला में थे। और अगला कह रहा है चालुक्य, क्या आपने चालुक्य को नॉर्थ में बताया था? नहीं, गुजरात के चालुक्य थे, ठीक बात है, लेकिन ज़्यादातर चालुक्य नर्मदा नदी के आसपास के रीजन में आप मान सकते हो। ठीक, तो ये तो तीनों ऐसे ही गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए बंगाल, पाल वंश, पाल वंश कहाँ थे? बंगाल में थे। इसको हमने कई बार पढ़ा भी है यार इसके, और ये आता है, ये क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 23 यानी 23, अकबर ने बंगाल को किस प्रशासनिक इकाई का दर्जा दिया था? अकबर ऑर्गेनाइज्ड बंगाल एज ए सूबा, सरकार, परगना या महाजनपद? सूबा, सरकार, परगना या महाजनपद? अकबर ने बंगाल को किस प्रशासनिक इकाई का दर्जा दिया था? अकबर जो थे उन्होंने जब बंगाल को जीत लिया तो उन्होंने क्या कहा, बंगाल को जीतने के बाद इसको अपने साम्राज्य का एक सूबा बना दिया था। क्या बना दिया था? सूबा। ठीक है, सूबे को रूप में रखा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सूबा। 1586 यानी 1586 में बंगाल मुगल साम्राज्य का एक सूबा बन गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि मुगल प्रशासन की आधिकारिक भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या थी आधिकारिक भाषा मुगल प्रशासन की? संस्कृत, फारसी, अरबी या हिंदी? इसमें से क्या सही है, जल्दी बताइए। मुगल काल में मुगल प्रशासन किस भाषा में चला करता था? तब हमने आपको बताया था कि जो मुगल थे ये फारसी भाषा में यानी पर्शियन लैंग्वेज में अपना जो प्रशासनिक कार्य किया करते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फारसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25, 15वीं शताब्दी तक बंगाली भाषा किस रूप में विकसित हो चुकी थी? बाय द 15th सेंचुरी बंगाली हैड इवॉल्व्ड इनटू, 15वीं शताब्दी तक बंगाली भाषा किस रूप में विकसित हो चुकी थी? एक सामान्य साहित्यिक भाषा में, एक कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज, केवल जनजातीय भाषा, ओनली ए ट्राइबल लैंग्वेज, केवल धार्मिक भाषा के रूप में, ओनली ए रिलीजियस लैंग्वेज, या केवल राजभाषा के रूप में, ओनली एन ऑफिशियल लैंग्वेज? इसमें से क्या सही है? 15वीं शताब्दी तक बंगाली भाषा किस रूप में विकसित हो चुकी थी? जल्दी बताइए। हमने देखा था कि जो बंगाली भाषा है 15वीं शताब्दी आते आते धीरे धीरे एक समान साहित्यिक भाषा में विकसित हो चुकी थी। अब बंगाली भाषा में कई साहित्य लिखे जाने लगे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बंगाली भाषा में गैर संस्कृत शब्द मुख्यतः किन स्रोतों से आए? नॉन संस्कृत वर्ड्स जो हैं जो बंगाली भाषा में हैं, इन नॉन संस्कृत वर्ड्स इन बंगाली मेनली केम फ्रॉम, कहाँ से भैया आए हैं वो बताइए, जल्दी बताइए। आपके ऑप्शन है जनजातीय, फारसी एवं यूरोपीय भाषाएं, केवल तमिल, केवल पाली, केवल अरबी। हमने कई बार आपको बताया कि अगर स्टेटमेंट में यानी जो वाक्य पढ़ रहा है वहाँ पर अगर केवल आने लग जाए तो आप 99% मान लीजिए कि ये ऑप्शन ही गलत है। इन तीनों में देखो क्या है, केवल केवल आ रहा है तो भैया ये ऐसे ही गलत है। ठीक है, और हमने आपको बताया भी है कि जो जनजातीय, फारसी और यूरोपीय भाषाएं धीरे धीरे बंगाली भाषा में आना शुरू हो गए। इनके कई शब्द ऐसे हैं जो बंगाली भाषा में आ गए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27, जो मंगल काव्य है मुख्यतः किससे संबंधित है? बताइए ये कितना, ये आपको आंसर करना है, जल्दी बताइए कि मंगल काव्य है मुख्यतः किससे संबंधित है। आप समझिए आप एग्जाम में बैठे हैं, चाहे वो पीसीएस के बैठे हो, चाहे वो नेट के बैठे हो, चाहे टेट के बैठे हो, या पेट के बैठे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी में भी बैठे हो, ये क्वेश्चन मान लो आपके एग्जाम में है और आप हो एग्जाम हॉल में। अब लगाइए तुक्का, मंगल काव्य किससे संबंधित था? ये हमने आपको अच्छे से बताया था जब हम बता रहे थे, चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ा रहे थे।
मंगल काव्य किससे संबंधित था? मंगल काव्य मेनली डील्ट विथ, जल्दी बताइए, स्थानीय देवी देवताओं की स्तुति से, युद्ध कथाएं, विज्ञान या अर्थशास्त्र। मंगल काव्य, भैया हमने आपको बताया था जो मंगल काव्य हैं वो स्थानीय देवी देवताओं की स्तुति से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28, बंगाली साहित्य की दूसरी श्रेणी में कौन सा साहित्य शामिल था? बंगाली साहित्य की दूसरी श्रेणी में कौन सा साहित्य शामिल था? विच लिटरेचर बिलोंग टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ अर्ली बंगाली लिटरेचर? नाथ साहित्य, वेद, उपनिषद या रामचरितमानस, इसमें से कौन सा ऐसा साहित्य था जो बंगाली साहित्य की दूसरी श्रेणी के में वो शामिल था? नाथ साहित्य, वेद या उपनिषद या रामचरितमानस? तो आपको जो आंसर है वो नाथ साहित्य है। हमने आपको बताया था कि जो नाथ साहित्य है वो बंगाली साहित्य की दूसरी श्रेणी में ये शामिल था। ठीक है, नाथ साहित्य, नाथ लिटरेचर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29, क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास का सबसे प्रमुख आधार क्या है? क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास का सबसे प्रमुख आधार क्या है? व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर? जो क्षेत्रीय संस्कृतियां विकसित हुई वो उनका आधार क्या है? स्थानीय परंपरा एवं बाहरी प्रभाव, लोकल ट्रेडिशंस एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, केवल विदेशी संस्कृति, केवल संस्कृत, ये केवल व्यापार। तो भैया स्टेटमेंट में सब में आ गया केवल, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। दूसरी बात ये है कि ये ठीक है, तुक्काबाजी तो अलग की बात है, लेकिन हमें पढ़ के भी देना है। तो स्थानीय परंपराएं और बाहरी आक्रमण जैसे जैसे आने लग गए थे वैसे वैसे हम देखते हैं कि अपने यहाँ क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास होना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30, क्षेत्रीय संस्कृतियां मुख्यतः किस प्रक्रिया का परिणाम थी? रीजनल कल्चर्स मेनली इवॉल्व थ्रू, या अभी हमने ऊपर ही बताया, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा जाओगे तो कर जाओगे। सांस्कृतिक आदान प्रदान, कल्चरल इंटरेक्शन, सैन्य विजय, प्राकृतिक आपदाएं या औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जल्दी बताइए इसमें से क्या सही है? क्षेत्रीय संस्कृतियां मुख्यतः किस प्रक्रिया का परिणाम थी? रीजनल कल्चर्स मेनली इवॉल्व थ्रू, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सैन्य विजय, प्राकृतिक आपदाएं या औद्योगिकरण। तो भैया ये जो 3 ऑप्शन है इसके बारे में तो हमने कोई ऐसा जिक्र ही नहीं किया था। हमने बताया था कि सांस्कृतिक आदान प्रदान ये क्षेत्रीय संस्कृतियों को विकसित करने का एक मुख्य माध्यम रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है कि कौन सा युग में सही सुमेलित है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कथकली केरल से संबंधित है, ओडिसी गुजरात से संबंधित है, कुचिपुड़ी पंजाब से संबंधित है, मणिपुरी राजस्थान से संबंधित है। जल्दी बताइए इसमें से क्या सही है? तो क्या ओडिसी गुजरात से संबंधित है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कुचिपुड़ी पंजाब से नहीं, मणिपुरी राजस्थान से नहीं। जो कथकली है वो भैया केरल से संबंधित है। अभी हम ऊपर इसको हल भी करके आए हैं, सॉल्व भी करके आए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है वो उड़ीसा से संबंधित है? जो उड़ीसा से संबंधित है ना, उसको आप यूं ही उसके नाम से ही जान सकते हो, इतना मैं हिंट दे रहा हूं। विच क्लासिकल डांस बिलोंग्स टू उड़ीसा? उड़ीसी, कथक, कथकली या भरतनाट्यम? जल्दी बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो हमने कहा उसको नाम से पहचान सकते हो, तो जो उड़ीसी है वो उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से? ये भाई छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये बात सही है, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में और वहाँ कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देता है। तो यहीं पर सारा कंफ्यूजन जितना भी हो रहा है ना, ऐसे ही बस क्लास लो और यहीं पर सारा कंफ्यूजन झोंक दो। वहाँ पर जब जाओ ना बिल्कुल क्लियर होकर जाओ, एकदम शांत दिमाग, अच्छा दिमाग, पढ़ लिख के, है ना, ताकि एग्जाम में जैसे ही देखो ऑप्शन, अरे हाँ बस यही वाला तो सही है। भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? भरतनाट्यम बिलोंग्स टू विच स्टेट? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। हमने आपको बताया था कि जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु से संबंधित है और भरतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंध रखता है कौन? भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ। ये सारे क्लासिकल डांस जो भी हैं, शास्त्रीय नृत्य जो भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लो, रट लो। ठीक है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम या बिहार? ओडिशा का क्या था? अभी हमने ऊपर बताया,
उड़ीसा का तो था भैया, ओडिशी था कि नहीं था, और ये असम का भी नहीं है, बिहार का भी नहीं है। तो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश का कौन है, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35, मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुरी डांस बिलोंग्स टू, किससे संबंधित है? मणिपुरी, मणिपुर से, नागालैंड से, सिक्किम से, मेघालय। यार मणिपुरी जो है ना, उसके नाम पे ही मणिपुर आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36, लघु चित्रों में सबसे अधिक कौन सा विषय चित्रित किया जाता था? विच थीम वॉज मोस्ट कॉमनली डेपिक्टेड इन मैनिएचर पेंटिंग्स। कह रहा है कि जो मैनिएचर पेंटिंग्स होती थी उसमें कौन मोस्ट कॉमनली डेपिक्टेड होता था, कौन सा थीम? जल्दी बताइए। दरबार, युद्ध और शिकार, उद्योग यानी इंडस्ट्री, आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस, या रेलवे। इसमें से क्या बनाया जाता था, क्या उसमें लघु चित्रों में? तो हमने आपको बताया था कि जो लघु चित्र था उसमें राज दरबार में क्या चल रहा है वो चित्रकारियाँ, युद्ध की चित्रकारियाँ, शिकार करने की चित्रकारियाँ, ये सारी किसमें दर्शाई जाती थी? ये इसी जो मैनिएचर पेंटिंग्स होती थी, लघु चित्र होता था, उसमें दर्शाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से बस 13 क्वेश्चन और बचे हैं, तो साथ बने रहना, हिम्मत मत हारना। कांगड़ा चित्रकला शैली जो है कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ कांगड़ा पेंटिंग्स? कांगड़ा चित्रकला क्या है पहले ये बताओ। हमने आपको बताया था ना कि जब मुगल शासन पर जो शासन था उसका पतन हो रहा था, तो यहाँ से जो चित्रकार थे भाग के क्षेत्रीय जगह जाना शुरू हो गए। तो कुछ चित्रकार गए हिमाचल। कहाँ गए? हिमाचल गए, ठीक है। जब हिमाचल पहुँचते हैं वो, तो वहाँ पर इन्होंने क्या शुरू किया? हिमाचल पहुँचते ही इन्होंने एक विशेष चित्रकारी की शैली शुरू करी, जिसको क्या कहा गया? जिसको कांगड़ा शैली शुरू करी। क्या? कांगड़ा, जिसको बोला गया कांगड़ा शैली। और ये बड़ी ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते थे ये, ठीक, नेचुरल कलर से, प्राकृतिक चीज़ों को लेकर के, जल रंगों का उपयोग करके। तो कह रहा है कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? केवल कोमल रंग और प्राकृतिक सौंदर्य, सॉफ्ट कलर्स एंड नेचुरल ब्यूटी, केवल युद्ध दृश्य, केवल धार्मिक प्रतीक, या केवल ज्यामितीय आकृतियां यानी जियोमेट्रिक डिजाइंस। इसमें से क्या सही है? हमने अभी अभी बताया कि ये लोग क्या करते थे? कोमल रंग एवं प्राकृतिक सौंदर्य का उपयोग करके बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38, बसोहली चित्रकला किस जो शैली है किस शताब्दी के बाद विकसित हुई है? बसोहली, अभी हमने ऊपर बसोहली के बारे में बताया भी था कि जो बसोहली चित्रकला शैली है, अब कह रहा है किस शताब्दी के बाद विकसित हुई है? बसोहली पेंटिंग डेवलप्ड आफ्टर विच सेंचुरी? 17वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, या 20वीं शताब्दी? बताइए जल्दी कि जो बसोहली चित्रकला है ये किस शताब्दी के बाद विकसित हुई थी? जल्दी बताइए। 17वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, या 20वीं शताब्दी? आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 17वीं शताब्दी। हमने इसको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, अभी जाकर के चैप्टर पर इसको देखो और समझो ये क्या है, कैसे है। क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण अध्याय का मुख्य संदेश क्या है? क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, ये जो चैप्टर है हमने जो पढ़ा है, चैप्टर 9 पढ़ा है ना एनसीईआरटी का, कह रहा है कि बताओ इसका संदेश क्या है। ये वाला क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आएगा एग्जाम में, ये केवल आपके नॉलेज को परखने के लिए है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द चैप्टर? हमने जो चैप्टर पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा चैप्टर तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दो। पढ़ा है तो बताओ एक, ठीक है। देखें आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है कि नहीं। विविधता में एकता, केवल सैन्य इतिहास, केवल धार्मिक इतिहास, या केवल आर्थिक इतिहास? तो हमने आपको भाई जब ये चैप्टर पढ़ाया तो इसका थीम समझ जाओ कि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी की बातें कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40, एनसीईआरटी के अनुसार क्षेत्रीय संस्कृतियाँ मुख्यतः किस कारण विकसित हुई? ये एनसीईआरटी के अनुसार जो लिखा है इसको आप हटा दो, ठीक है, ऐसे करके एग्जाम में नहीं आता है, ठीक। अब जो क्वेश्चन बना कि जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं भारत में मुख्यतः किस कारण से विकसित हुई? रीजनल कल्चर्स डेवलप्ड मेनली ड्यू टू, अब इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, स्थानीय परंपराओं एवं बाहरी प्रभावों के समन्वय से,
इंटरेक्शन ऑफ लोकल ट्रेडिशन एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, केवल विदेशी शासन, केवल जो संस्कृत साहित्य, केवल युद्ध। तो हमने बताया था कि जो स्थानीय परंपराएं और जो बाहरी जितने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो रहे थे, इसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे यहाँ की स्थानीय परंपराएं या स्थानीय चीज़ें विकसित होना शुरू हो गई, स्थानीय संस्कृतियाँ बनने लग गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलयालम भाषा का विकास तमिल से हुआ है, मलयालम पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा। इसको करिए और मैं दावा करता हूं कि ये आप गड़बड़ जरूर करोगे। जल्दी बताइए, मलयालम भाषा का विकास तमिल से हुआ, मलयालम पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा, इनमें से कौन सा सही है? मलयालम डेवलप्ड फ्रॉम तमिल, मलयालम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत। देखो, जब मैंने मलयालम की बात बताई, मलयालम भाषा की, तो मलयालम, यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि जो तमिल बता रहा है ना, ये तमिल लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो मलयालम भाषा का विकास तमिल भाषा से हुआ था, ठीक है। और इस मलयालम भाषा पर संस्कृत का ठीक ठाक प्रभाव पड़ा था, संस्कृत का प्रभाव पड़ा था, इन्फ्लुएंस्ड हुआ था, और मलयालम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत। और जो तमिल है, इससे इस मलयालम भाषा का विकास हुआ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तमिल मतलब तमिल भाषा से है, तमिलनाडु से नहीं बोल रहा है, तमिल भाषा से बोल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला कथन कारण का क्वेश्चन है, कह रहा है कि जगन्नाथ, कथन है आपका, जगन्नाथ संप्रदाय उड़ीसा की क्षेत्रीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग बन गया। द जगन्नाथ कल्ट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ उड़ीसाज रीजनल कल्चर। कारण है आपका, पुरी का जगन्नाथ मंदिर धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी वाज सिग्निफिकेंट बोथ रिलीजियसली एंड पॉलिटिकली। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। जल्दी बताइए इसमें से कौन सा सही है? जगन्नाथ संप्रदाय, जो जगन्नाथ संप्रदाय है, उड़ीसा की क्षेत्रीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग बन गया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। क्या सही है? तो भैया ये इसका जो भी ए है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यही सही है कि हाँ जी, जगन्नाथ टेम्पल जो था वो धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हो गया था। तभी तो हमने आगे चल के देखा ना कि मराठे हो, मुगल हो, ये सभी क्या कर रहे थे, ये जगन्नाथ टेम्पल पर अधिकार करना चाहते थे। आगे आगे जितने भी शासक आए वो जगन्नाथ टेम्पल पर अधिकार करने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ टेम्पल पर अधिकार करना या उस पर एक आधिपत्य जमा लेने का मतलब क्या था, एक राजनीतिक वैधता स्थापित हो जाती थी, है ना। और वो जो जगन्नाथ संप्रदाय था उड़ीसा की क्षेत्रीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग भी बन गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43, लिस्ट नंबर 1 को लिस्ट नंबर 2 से मिलाओ। अब आपको मिलाना है क्या सही है। क्या पुरी जगन्नाथ ये संबंधित है? मणि प्रवालन क्या है? ये संस्कृत और मलयालम का इसमें दोनों का प्रभाव है। चारण क्या है? कथक क्या है? जल्दी बताइए इसमें से क्या सही है। हमने आपको बताया था कि जो पुरी में तो जगन्नाथ जी हैं, ठीक है। मणि प्रवालम क्या है? ये संस्कृत और मलयालम शब्दों से मिलकर के बना है मणि प्रवालम, ठीक, मणि प्रवालम शब्द। अगला कह रहा है चारण। चारण क्या है? चारण जो भाट एवं चारण हुआ करते थे, हमने बताया था, वो क्या करते थे, राजाओं की वीर गाथाओं को जगह जगह गाया करते थे। और कथक क्या है? ये कथा वाचन यानी कथा कहने का एक तरीका हुआ करता था। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद चित्रकारों के विभिन्न क्षेत्रीय दरबारों में जाने का मुख्य परिणाम क्या हुआ? कह रहा है कि जब मुगल साम्राज्य जो था वो डिक्लाइन हुआ, तो फिर जो वहाँ के चित्रकार थे वो इधर उधर जाना शुरू हो गए, ठीक है। कोई राजस्थान चला गया, कोई साउथ चला गया, कोई हिमाचल चला गया। तो कह रहा कि इधर उधर चले गए, क्षेत्रीय दरबारों में चले गए। इसका रिजल्ट क्या आया, मुख्य परिणाम क्या निकला? व्हाट वाज द मेजर रिजल्ट ऑफ मुगल पेंटर्स मूविंग टू रीजनल कोर्ट्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर? क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, चित्रकला समाप्त हो गई, पेंटिंग डिसअपियर्ड, केवल फारसी चित्रकला बची, ओनली पर्शियन पेंटिंग सर्वाइव्ड, या चित्रकला केवल मंदिरों तक ही सीमित हो गई, पेंटिंग बिकेम कन्फाइंड टू टेम्पल्स। इसमें से क्या सही है, जल्दी बताइए।
हमने बताया था कि जब ये लोग क्षेत्रीय राज दरबारों में चले गए थे और वहाँ पर जाकर अपनी चित्रकला का विकास किया था, तो जो क्षेत्रीय चित्रकला शैलियाँ हैं इसका विकास धीरे धीरे होना शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी के अनुसार हटाइए, ठीक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हटाइए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथक का मूल उद्देश्य क्या है? व्हाट वाज द ओरिजिनल पर्पस ऑफ कथक? कथक डांस जो है इसका मूल उद्देश्य, ओरिजिनल जो हुआ था उसका पर्पस क्या हुआ? ओरिजिनली जो पर्पस था, युद्ध प्रशिक्षण यानी मिलिट्री ट्रेनिंग, धार्मिक कथाओं का प्रस्तुतिकरण, नैरेटिंग रिलीजियस स्टोरीज, राजकीय मनोरंजन, रॉयल इंटरटेनमेंट या कृषि उत्सव, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। इसमें से क्या सही है? हमने बार बार बताया कि जो कथक है वो कहाँ से निकला है, वो धार्मिक कथाओं का प्रस्तुतिकरण ऐसे करते थे, अपनी जो भी धार्मिक कथाओं का प्रस्तुतिकरण करते थे, मान लीजिए कोई भगवान की कहानी बता रहे हैं और इस तरह से बताते थे कि वो अपना भाव भंगिमा, हाव भाव, एक्सप्रेशन सारे चेंज करते रहते थे। रोने की बात आई तो वो उस तरीके के चेहरा बनाते थे, हंसने की बात आती थी तो हंसने का चेहरा बनाते थे, युद्ध की बात आती थी तो वैसे एक्सप्रेशंस करते थे जैसे वो खुद युद्ध कर रहे हैं। ऐसे करते करते धीरे ये डांस फॉर्म में विकसित हो गया था, ठीक है। तो धार्मिक कथाओं का प्रस्तुतिकरण यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चारण और भाट राजपूतों की वीर गाथाएं गाते थे। चारण एंड भाट सैंग राजपूत हीरोइक बैलाड्स। उन्होंने इन कथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा। दे प्रिजर्व दीज ट्रेडिशंस अक्रॉस जनरेशंस। जल्दी बताइए इसमें से क्या सही है? जो चारण में भाट है क्या राजपूतों की वीर गाथाएं गाते थे? क्या उन्होंने इन कथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा था? केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो। जल्दी बताइए। हमने आपको बताया था भाई कि ये दोनों ही बिल्कुल सही है। चारण और भाट राजपूतों की वीर गाथाएं गाया करते थे। उन्होंने इन कथाओं को अपने जो जनरेशन्स में आगे बढ़ाया, पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी एक और दो दोनों बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 यानी 47, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? कथकली क्या केरल से संबंधित है? क्या कथक जो है उड़ीसा से संबंधित है? ओडिशी क्या तमिलनाडु से संबंधित है? भरतनाट्यम क्या मणिपुरी से संबंधित है? इसमें बताइए क्या सही है? बिल्कुल जल्दी बताइए भाई। हमने बताया था कि ओडिशा से कौन संबंधित है? ओडिशा से आपकी ओडिशी संबंधित है ना। ये तमिलनाडु से क्या है? तमिलनाडु से तो ये भरतनाट्यम संबंधित है और मणिपुर से आपका मणिपुरी संबंधित है। क्या संबंधित है? क्या संबंधित है? जल्दी बताइए। मणिपुर से मणिपुरी। और तो बी सी डी तो हो गए बिल्कुल से गलत। तो कथकली जो है हमने ये बताया था, हाँ जी ये केरल से ही संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48, क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास में निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक योगदान था? विच फैक्टर कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर्स? जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ विकसित हुई, रीजनल कल्चर्स जो बने, डेवलप हुए, उनके विकास में जो डेवलपमेंट हुआ उनके, तो किसका सबसे अधिक योगदान है? किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है? स्थानीय परंपरा और बाहरी प्रभावों का समन्वय, इंटरेक्शन ऑफ लोकल ट्रेडिशंस एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, केवल सैन्य विजय, केवल विदेशी शासन या केवल धार्मिक सुधार? अगर आप अच्छे से एमसीक्यू देख रहे हो तो आपने ऊपर ये क्वेश्चन करके आए हो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है 49 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट क्या है? बंगाली भाषा केवल संस्कृत से बनी है। बंगाली डेवलप्ड ओनली फ्रॉम संस्कृत। बंगाली भाषा में फारसी और अन्य भाषाओं के शब्द भी शामिल हुए। बंगाली आल्सो एब्जॉर्ब्ड पर्शियन एंड अदर लैंग्वेज वर्ड्स। बंगाली भाषा का विकास अरबी से हुआ है और आगे कह रहा है कि बंगाली भाषा का विकास केवल पाली से हुआ है। हमने बंगाली भाषा के बारे में क्या बताया था भाई? हमने बताया था जो बंगाली भाषा है, याद है कि नहीं? हमने बताया था बंगाली भाषा धीरे धीरे संस्कृत भाषा के इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है ना, पड़ा था ना। और लेकिन केवल संस्कृत से ही नहीं बनी है, इसमें फिर आगे चल करके फारसी और अन्य जनजातीय भाषाएं है ना, ये धीरे धीरे सारी भाषाएं मिश्रित होना शुरू हो गई। तो, बंगाली भाषा फारसी और अन्य भाषाओं के शब्द भी शामिल हुए, ये बिल्कुल सही बात है।
बंगाली भाषा केवल संस्कृत से बनी है, नहीं केवल संस्कृत से नहीं है, केवल हम ऐसा नहीं कह सकते। बंगाली भाषा का विकास अरबी में हुआ, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और बंगाली भाषा पाली से बनी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, कि बंगाली भाषा में फारसी और अन्य भाषाओं का भी शब्द शामिल हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल संस्कृत से ही बनी है भाई, बाकी भाषाओं की भी चीज़ें शामिल हैं, हमने आपको बताया था। अब आता है फाइनल क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथक का विकास मंदिरों में कथा वाचन की परंपरा से हुआ। मुगल काल में कथक को राजकीय संरक्षण मिला। स्वतंत्रता के बाद कथक को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली। यानी इंग्लिश में अगर कहें तो कथक इवॉल्व्ड फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग इन टेम्पल्स। कथक रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। आफ्टर इंडिपेंडेंस कथक वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्लासिकल डांस। इसमें से क्या सही है जल्दी से बताइए। कथक के बारे में पूछा हुआ है। कथक का विकास मंदिरों में कथा वाचन की परंपरा से हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट बात कह रहे हैं। मुगल काल में कथक को राजकीय संरक्षण मिला। हाँ जी मिला, राज दरबारों में धीरे धीरे होने लग गया था। स्वतंत्रता के बाद कथक को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। हाँ जी बिल्कुल मिल गई थी, ये भी हमने पढ़ा है। तो ये तीनों ही सही है, यानी कि 1, 2 और 3 सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब आप बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ भाई। 90% प्लस आया है कि नहीं आया है? नहीं आया है तो दोबारा देखिए, बार बार देखिए, ठीक। और जब तक 90% स्कोर नहीं कर लेना है यहाँ पर, तब तक हमें समझना है कि हम एग्ज़ाम के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसको देखिए, और एनसीईआरटी जितनी क्लासेस आ रही हैं मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे साथियों, वो क्लासेस ज़रूर देखा करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि हमें एक अच्छा लगता है कि हमारा ये जो परिवार है और बड़ा हो रहा है, ठीक। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और कोई बात हो तो उसको कमेंट करना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी हम समयपत पीसीएस एकेडमी के नाम से हैं। आप वहाँ पर भी जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ जुड़िए, और हमारे परिवार को, इस फैमिली को और बड़ा करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। और कोई बात हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ हमसे बताएं, कोई डिस्कस कीजिए, हम उसका निराकरण या समाधान जरूर खोजेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।